किसी भी अपराध के पीछे का मोटिव हवस, पागलपन, सनक, गुस्सा, नफरत, धन या फिर बदले की भावना होती है। पर एक किस्सा ऐसा भी है जहां अपराधी को सजा तो हुई, पर अपराध करने का कारण एक राज बन गया। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे सच्ची घटना पे आधारित एक ऐसे जज की कहानी जिसे सुनने के बाद आपका मन भी विचलित हो उठेगा कि आखिर ऐसा क्यों। एक आसामी, बचपन से ही समझदार और पढ़ाई में होशियार, लॉ की पढ़ाई करके सालों प्रैक्टिस के बाद वो एज अ जज अपॉइंट होते हैं। आसाम के अलग अलग क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग होती है और अपने कार्यकाल के अंतिम चरण के दौरान यानी कि 1969 में उनकी पोस्टिंग एज अ जज डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट धुबरी, आसाम में होती है। और क्योंकि सरकारी बंगलो उस समय अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए वो सर्किट हाउस में रुकते हैं। उपेंद्र की शादी को 30 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका था और उनकी 3 लड़कियां थीं, जिनमें पहली लड़की यानी कि बड़ी लड़की की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और बाकी 2 लड़कियां कॉलेज में थी। इनका गुवाहाटी में अपना बहुत शानदार घर था जहां पे वो अपने परिवार के साथ रहते थे। इन्हें धुबरी में एक शानदार बंगलो मिलता है, पॉश लोकेशन में। सरकारी बंगलो, खासकर अगर वो जज का है तो बेहद बड़ा और खूबसूरत होता है। नौकरों के साथ साथ सर्वेंट क्वार्टर, पार्किंग स्पेस और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी यानी कि हरियाली होती है। तो पूरा परिवार उनसे मिलने के लिए वहाँ पे आता जाता रहता था। फरवरी 1970 में उनका रिटायरमेंट था, इसीलिए उस साल वे अपने पूरे परिवार को यानी कि पत्नी और 3 लड़कियों को अपने पास बुलाते हैं ताकि उनके साथ वो समय बिता सके और सरस्वती पूजा सेलिब्रेट कर सके। सारा परिवार धुबरी पहुंच जाता है और कुछ समय एक साथ बिताने के बाद उपेंद्र अपनी 2 छोटी लड़कियों को जो कॉलेज में थी उन्हें एग्ज़ाम के लिए वापस गुवाहाटी भेज देते हैं और पत्नी और बड़ी लड़की उनके साथ वहीं रह जाती हैं। वो अपने नौकरों को बुलवा के कहते हैं कि बाथरूम के पीछे साइड जो खिड़की है वहाँ पर पेड़ की डगारें आ रही हैं, उसे काट दो और बाद में उस पेड़ को वो जड़ से उखाड़ने के लिए कहते हैं और साथ में बहुत बड़ा गड्ढा भी करवा देते हैं और नौकरों से कहते हैं कि वो यहाँ पे नए पौधे लगवाना चाहते हैं ताकि जब कोई दूसरा जज यहाँ रहने आए तो वो जीवन भर उन्हें याद रखे। और कुछ दिन के बाद उपेंद्र फिर अपने नौकर से कहता है कि किचन के पीछे साइड जो डगारें आ रही हैं उन्हें काट के उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दो और वहाँ भी गहरा गड्ढा कर दो। यानी कि अब बंगलों में 2 ऐसे बड़े बड़े गड्ढे थे, एक किचन के बाहर और दूसरा बाथरूम के बाहर। और फिर आता है सरस्वती पूजा का दिन यानी कि 9 फरवरी 1970। उपेंद्र अपने नौकर और केयरटेकर से कहते हैं कि वो जाके सरस्वती पूजा का आनंद लें और वो अपने परिवार यानी कि पत्नी और लड़की को लेके मार्केट चले जाते हैं और शाम को 8 बजे घर वापस आते हैं। फरवरी मंथ में काफ़ी ठंड होती है, इसलिए प्रांगण में ही बोनाफाइड लगा के जज साहब अपने परिवार के साथ डिनर करते हैं और रात को 10 बजे दोनों ही नौकर अपने सर्वेंट क्वार्टर में सोने के लिए चले जाते हैं और उपेंद्र और परिवार के सब लोग घर के अंदर। और अगले दिन दोनों ही सर्वेंट बंगलों में दाखिल होते हैं। वो अपने दिनचर्या के हिसाब से अपना काम शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर के बाद उनका ध्यान जाता है कि दोनों ही मालकिन नहीं दिख रही हैं, इसलिए वो जज साहब से पूछते हैं कि मालकिन कहाँ गई हैं। तो उपेंद्र नौकरों से कहते हैं कि कल रात को उनके एक रिश्तेदार का फ़ोन आया था जिनकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है, इसीलिए आज सुबह सुबह दोनों ही मेम साहब उन्हें देखने के लिए चली गई हैं। जज साहब की इस बात सुनने के बाद दोनों ही सर्वेंट अपने अपने काम में लग जाते हैं, पर उसी दिन उन दोनों का ध्यान बाथरूम के पीछे उस गड्ढे पे भी पड़ता है जिसको कुछ दिन पहले उन्होंने खोदा था। पर अब उस गड्ढे में पूरी तरीके से मिट्टी भर चुकी है और एक भी पौधा वहाँ पे लगाया नहीं गया था। और 15 दिन के बाद यानी कि 25 फरवरी 1970 उस दिन उपेंद्र अपनी लड़कियों को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों यहाँ पर आ जाएं क्योंकि हम वेकेशन मनाने के लिए दार्जिलिंग जा रहे हैं। पहले तो लड़कियाँ मना कर देती हैं क्योंकि उनकी परीक्षा नज़दीक थी, पर पिता के बहुत दबाव पर वो दोनों वहाँ आने के लिए तैयार हो जाती हैं।
लड़कियां दोनों दुबरी के लिए बस से निकलती हैं, बस स्टैंड पहुंचती हैं और जज साहब उन्हें सरकारी गाड़ी में लेने के लिए बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। लड़कियां अपनी मम्मी और बहन के बारे में पूछती हैं तो उपेंद्र उनसे कहता है कि क्योंकि हमारे एक रिलेटिव है जिनकी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो चुकी है, इसीलिए मम्मी और दीदी उन्हें देखने के लिए गई हैं। तीनों जन मिलके घर पहुंचते हैं, रात को डिनर करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर दोनों नौकर बंगलों में आते हैं, अपना कामकाज चालू कर देते हैं। ठीक जैसे कि पत्नी और बड़ी बहन नहीं थी, ये दोनों लड़कियां भी उन्हें नज़र नहीं आती हैं। तो फिर से वही सवाल पूछते हैं कि साहब, मेम साहब कहाँ गई हैं? तो साहब फिर वही जवाब देते हैं, क्योंकि हमारे रिश्तेदार की तबीयत ख़राब है, इसीलिए ये दोनों भी उन्हें देखने के लिए गई हैं और मैं भी कुछ टाइम के बाद उन्हें देखने के लिए वहाँ जाऊँगा। जज साहब की बात पे भरोसा करके ये दोनों फिर अपने काम में लग जाते हैं और ठीक वैसे ही उनकी नज़र किचन के पीछे जो गड्ढा किया था उस पे पड़ती है कि गड्ढा फिर से मिट्टी से पूरी तरीके से भर गया है और वहाँ पे एक भी पौधा अभी भी नहीं लगाया गया है। और वो पूरा मार्च का महीना उस बंगलो में रहते हैं और अप्रैल 1970 में वो उस बंगलो को ऑफिशियली सरेंडर करके दूरबी छोड़ के चले जाते हैं। पर जाने से पहले उनके पड़ोसी उनसे पूछते हैं कि परिवार के लोग कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि सारे परिवार के सदस्य अब दिल्ली में हैं और वो भी रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे सेटल होने जा रहे हैं। जून 1970 में नए जज अपने परिवार के साथ इस बंगलो में रहने के लिए आते हैं। इसी बंगलो में काम करने वाले एक नौकर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव सिलगुरी पहुंचता है और अचानक से उसकी मुलाकात उपेंद्र नाथ से हो जाती है। जज साहब बताते हैं कि वो यहाँ की होटल यानी कि सिलगुरी की होटल शिवॉय में ठहरे हुए हैं और वो ये बात किसी से भी ना कहे। ये सुन के नौकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जब जज साहब बंगलो छोड़ के जाते हैं तो उससे कहते हैं कि वो परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं और अब वो सिलगुरी में ही हैं और किसी को भी ये बात बताने के लिए वो मना कर रहे हैं। जज साहब उपेंद्र नाथ के साले, जो कि पुलिस में एक हाई रैंक ऑफिसर थे, वो काफ़ी समय से अपनी बहन यानी कि उपेंद्र की वाइफ से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर काफ़ी महीनों से उनकी बातचीत अपनी बहन या भांजियों से नहीं हो पा रही थी। सारी कोशिशों के बाद भी भाई अपनी बहन से संपर्क नहीं बना पा रहा था, इसीलिए वो दुबरी पहुंचता है और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट यानी कि उस समय जो जज थे उनके घर पे पहुंच जाता है और उनसे बोलता है कि उनकी बहन और 3 भांजियों से उनका संपर्क नहीं बन पा रहा है। जज साहब पूरी बात का संज्ञान लेते हैं और नौकरों से भी इस मामले में बातचीत करते हैं। उन्हीं में से एक नौकर उन्हें बताता है कि कुछ महीने पहले उपेंद्र नाथ को वो सिलगुरी एक होटल शिवॉय में मिले थे। इसके बाद वह कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ होटल में गए और उनसे मिले और अपनी बहन और भांजी के बारे में पूछा। इस पर राजखोबा ने तरह तरह के बहाने बनाए। इस बीच उन्होंने कमरे के अंदर ही आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और 2 महीने के बाद जब उपेंद्र पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो पुलिस फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और उपेंद्र इस बात को एडमिट कर लेता है कि कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई थी, बल्कि उसने ही अपनी बीवी और 3 लड़कियों की जान ली। उपेंद्र की बात सुन के सबको बहुत शौक लगता है कि कैसे कोई जज और खासकर रिटायरमेंट की एज में वो अपने परिवार के सब सदस्यों की जान ले सकता है। पुलिस उपेंद्र से पूछती है कि डेड बॉडीज़ कहाँ पर है, तो वो बताता है कि बीवी और बड़ी लड़की की डेड बॉडी वॉशरूम के बाहर जो गड्ढा है वहाँ पर है और किचन के बाहर जो गड्ढा है उसमें दोनों लड़कियों की लाश है। पुलिस कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जज के बंगलों को, जहाँ पे उपेंद्र ने बताया था, वहाँ खोदने की परमिशन लेती है।
परमिशन के बाद वहां से 4 स्केलेटन निकलते हैं, यानी कि 2 बाथरूम के पीछे के हिस्से से और 2 किचन के पीछे से। पुलिस चार्जशीट फाइल करती है और कोर्ट ट्रायल के लिए स्पेशल एडिशनल जज को अपॉइंट किया जाता है। उपेंद्र को जुडिशियल कस्टडी में ले लिया जाता है और धुबरी के जेल भेज दिया जाता है। ट्रायल के एक दिन पहले उपेंद्र फिर से एक बार अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकामयाब होते हैं। 2 साल के लगातार कोर्ट ट्रायल के बाद सेशन कोर्ट उपेंद्र को फांसी की सज़ा सुना देती है। उपेंद्र हाई कोर्ट में अपील करते हैं, पर 1 साल के बाद जजमेंट नहीं बदलता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं उपेंद्र और बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मर्सी अपील करते हैं, पर हर जगह डेथ पेनल्टी जजमेंट को रिटेन कर लिया जाता है और 14 फरवरी 1976 को उपेंद्र नाथ राजखोवा देश के पहले एक्स जज बन जाते हैं जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। पूरा केस सुनने के बाद आपके जहन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर क्यों उपेंद्र ने अपने जीवन के इस पड़ाव पर इतना संगीन अपराध किया। आप अपनी बुद्धि विवेक से हमें ये ज़रूर बतलाइएगा कि क्यों अपने अंतिम समय में भी उपेंद्र ने इस राज को राज रखा। नमस्कार।